गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, आज हमें रिवीजन भी करना था सेक्शन 149 से लेकर के 160 तक का, राइट? एवरीबॉडी हैज डन इट। किया है आप लोगों ने रिवीजन? बताइए एक बार। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो यार, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, बहुत ही स्पीड में करेंगे, देखिएगा क्या है। सेक्शन 149, दैट इज, पहली बात तो कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना? मिनिमम डायरेक्टर्स इन ओपीसी इज 1, मैक्सिमम भी 1, प्राइवेट में 2, मैक्सिमम मैक्सिमम 15। डायरेक्टर की बात हो रही है तो 15। ओपीसी में 1 और 15, प्राइवेट में 2 और 15, और पब्लिक में 3 और 15। ठीक है, ये अपना मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है। इसके बाद अगर आपको 15 से ज्यादा भी चाहिए तो एसआर पास करवा लो, तो आप 15 से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख सकते हो इन एनी कंपनी। नहीं रखता है, कोई नहीं रखता है। आज रिलायंस में भी 8 है, 14 है, 14 है टोटल। तो रेम्यूनरेशन वगैरह भी तो लगता है, इतने लोगों का करोगे क्या? जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी को हायर कर लो, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 15 बहुत है। तो 15 से ज्यादा अगर रखना है तो एसआर पास करवाइए। ठीक है, इसके बाद वुमेन डायरेक्टर की एक कहानी थी कि वुमेन डायरेक्टर हर लिस्टेड कंपनी को रखना है, एंड अदर पब्लिक कंपनीज जिनकी दो ही लिमिट है, क्या पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 100 करोड़, एंड या फिर टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 300 करोड़, तो इनको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। अगर वैकेंसी आ जाए तो आप इसको फिल करिए, नॉट एट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months, विच एवर इज लेटर। ये वुमेन डायरेक्टर था, ठीक है ना? अब आते हैं हम रेजिडेंट डायरेक्टर पे। ये 149 की बात हो रही है, तो रेजिडेंट डायरेक्टर इज हर कंपनी को, एवरी कंपनी। वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड में थी और केवल अदर पब्लिक कंपनीज में थी। रेजिडेंट डायरेक्टर हर में होगा। कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर जो 182 डेज और मोर देन एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहे। ठीक है ना? आगे चलते हैं विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले तो रिक्वायरमेंट देखिए, किसको रखना है। लिस्टेड में रखना है और अदर पब्लिक कंपनीज जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल्स टू 10 CR, टर्नओवर या फिर टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 100 CR, या फिर टोटल ऑफ बोरिंग्स वगैरह मोर देन 50 करोड़। इन तीनों में से कुछ भी हो जाए तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको रखना है। लिस्टेड में तो रखना ही है कंपलसरी। कितना? टोटल डायरेक्टर्स का 1/3, है ना? फ्रैक्शन, कोई सा भी फ्रैक्शन आए राउंड ऑफ कर देना 1 में। इनमें एटलीस्ट 2 रखने हैं, है ना बच्चों? ये लिमिट है ना, ये लिमिट, ये आप ये देखो, ऑडिट कमिटी में भी लगती है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी पे भी लगती है। ये लिमिट है ना, सेम है, कॉपी पेस्ट कर देना आप यही। इस लिमिट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिमिट, आप याद रखो। ये लिमिट 3 जगह काम आएगी आपके। आपको ऑडिट कमिटी में भी हेल्प देगी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में भी देगी। 177 और 178, मतलब 149 की लिमिट्स 177 में भी कोट कर देना एज इट इज। और ऑडिट कमिटी आपको बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा ऑडिट कमिटी के बारे में, यहाँ नहीं तो आपको उन सेक्शंस में मिल जाएगा। 128 से लेकर के 138 पढ़ा हमने, 138 से 148 पढ़ा, ये जो सेक्शंस थे ऑडिट के, इनमें मिल जाएगा आपको। तो ऑडिट कमिटी इंपॉर्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ऑडिट कमिटी भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास लिखने को करेक्ट डेटा होता है। जब आपको ये पता है कि कॉमन प्रोविजन है इंडिपेंडेंट वाला, तो यू विल राइट द मोस्ट इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर और हाईलाइट और करके आना। तो कंपैरिजन बताया था कि ये लिमिट कहाँ का यूज कर सकते हो, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ठीक है, अगर
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत कब नहीं है? जब ये लिमिट, तीनों लिमिट अंदर है 3 साल तक, these all 3 limits are in the प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया, तो जाकर के आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे। लेकिन एक साल भी एक भी लिमिट बाहर हुई, आईडी रखना पड़ेगा। इंटरमिटेंट वैकेंसी का, इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब कि कुछ ऑफिस खाली हो गया बीच में, टेन्योर से पहले ऑफिस खाली हो गया, तो उसको सेम वुमेन डायरेक्टर की तरह फिल किया जाएगा, दैट इज 3 months और नेक्स्ट बीएम विच एवर इज लेटर। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ रखने की जरूरत नहीं है आपको? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में रखने की जरूरत नहीं है, जॉइंट वेंचर में नहीं है, चाहे लिस्टेड हो, होली ऑन सब्सिडरी में नहीं है, डोरमेंट में नहीं है, क्योंकि आपकी होल्डिंग कर रही है ना, आपकी होल्डिंग कर रही है, तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप भी आईडी रखो। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, काफी बढ़िया मैम आपने अभी लास्ट में क्या बोला, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज या अनलिस्टेड कंपनीज ओनली? अनलिस्टेड पब्लिक इंडिपेंडेंट और वो डायरेक्टर भी वो लिमिट के बियॉन्ड वाली, जब उनका लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा। हाँ। एलिजिबिलिटी में पहली बात तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, ये आप लिख के आना भाई, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही इंडिपेंडेंट बन सकता है, ऑब्वियस है। तो लिखा हुआ है अदर देन एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर हु फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। पहली बात इंटीग्रिटी का होना चाहिए, द पर्सन इज ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजेसेस एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस एज पर एमसीए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखा है। दूसरी बात अब आ जाती है क्या नहीं होना चाहिए, प्रमोटर नहीं हो, न था, is or was not a promoter of the company, खुद की कंपनी का या सब्सिडरी का या होल्डिंग का या एसोसिएट का, या रिलेटेड टू प्रमोटर्स भी नहीं होना चाहिए, रिलेटेड टू प्रमोटर्स भी नहीं चलेगा। तीसरा है कोई फाइनेंशियल ट्रांस, पिक्यूनरी, पिक्यूनरी यूज करना, पिक्यूनरी लोगे आप वर्ड यूज, पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए विद द कंपनी और ग्रुप कंपनी, दैट इज होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, है ना। इनके साथ तो हो ही नहीं, साथ में इनके प्रमोटर के साथ भी नहीं हो, इनके डायरेक्टर्स के साथ भी नहीं हो। टाइम लिमिट देखनी है 2 साल, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका आर्म्स लेंथ प्राइस पे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो देयर इज नो इशू। ये बताया था आपको क्या, नॉर्मली जिसपे लोग खरीदते हैं उस पे मैंने खरीद लिया तो आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें क्या चाहिए कि आपका कोई फाइनेंशियल ऐसे बेनिफिटेड ट्रांजैक्शन नहीं हो, ऐसा ट्रांजैक्शन जो केवल आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की वजह से आपको मिल रहा है, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो कंपनी के साथ, उसकी कंपनी के साथ, प्रमोटर के साथ, उसके प्रमोटर से रिलेटेड पर्सन के साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द पर्सन रिलेटिव शुड ऑल्सो नॉट हैव, पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव का भी कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट दे रखी, ये बाद में डाला गया था, पहले तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया कि रिलेटिव का कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होगा विद द कंपनी, ग्रुप कंपनी, प्रमोटर और डायरेक्टर, इनके साथ। लेकिन फिर ये लिमिट डाली गई क्योंकि ऐसे तो रिलेटिव्स क्या करेंगे, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स आईडी बन गया एक कंपनी का, मिस्टर वाई उसका भाई, उसको पता लग गया यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया, अब भी इस कंपनी के शेयर लेता हूँ, जिस कंपनी में, जिस भी कंपनी में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना है उस कंपनी के शेयर खरीद लिए मिस्टर वाई ने, तो ऑब्वियसली ये डिस्क्वालीफाइड हो चुका है टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको निकाल दिया गया क्योंकि ये कंडीशन, ये कंप्लायंस पूरा नहीं हो रहा ना, सेक्शन 149 का नॉन कंप्लायंस आ जाएगा आपके ऊपर। फिर इसको सोचा गया यार ऐसे तो ये क्या करेंगे, रिलेटिव वगैरह बहुत ही परेशान करेंगे, तो इसलिए बोला गया कि रिलेटिव्स का रिलेशनशिप हो सकता है कितने तक, लेकिन उस पर एक लिमिट डाली गई, कितने तक, 2% ऑफ टर्नओवर या फिर टोटल इनकम। आपको पता है टोटल इनकम किस रिलेशन में आता है? टर्नओवर भी बोलते हैं और टोटल इनकम भी बोलते हैं, ऐसा क्यों? कोई भी बताएगा? अच्छा अच्छा सुनो, एक
किसी ने भी आंसर नहीं किया। देखो टर्नओवर और टोटल इनकम इसलिए बच्चों, टर्नओवर अगर कोई बिजनेस में है और टोटल इनकम अगर कोई सर्विस में है। सर्विस इंडस्ट्री भी तो होती है, इसको तो रिसिप्ट्स मिलती है, इसके लिए आप टर्नओवर वर्ड यूज नहीं लेते हैं। इफ सम कंपनी इज इन सर्विस इंडस्ट्री तो वहां पे रिसिप्ट्स, वो कुछ बना के बेच थोड़ी रही है, वो बिजनेस नहीं कर रही है, वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए टोटल इनकम यूज लेते हैं और बिजनेस के लिए टर्नओवर वर्ड यूज लेते हैं, ये फर्क होता है। तो 2% ऑफ टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 लाख, दोनों में से जो भी कम है, whichever is लोअर से ज्यादा का रिलेटिव का पिक्यूलियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 2% ऑफ टोटल टर्नओवर आ रहा है 40 लाख, तो 40 लाख whichever is लोअर 40 लाख, अब 40 लाख तक का रिलेटिव का पिक्यूलियर रिलेशनशिप अलाउड है, इससे ऊपर अलाउड नहीं, ठीक है ना, ये समझ आता ही होगा। चलो, that person or any, next है, that person or any of his relatives should hold position of KMP employee of such company, group company in any three। मतलब आप खुद आईडी और उसका रिलेटिव क्या KMP नहीं हो या फिर एम्प्लॉय नहीं हो, किसके, कंपनी के, ग्रुप कंपनी के, 3 साल के लिमिट, या फिर आप या आपका रिलेटिव शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर, PPE, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय। यू शुड नॉट बी एन पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय किसके, एक ऐसी CA फर्म, CS फर्म या CMA फर्म के, ऑफ कंपनी और ग्रुप कंपनी। हमारी ही कंपनी के CA, CS, CMA फर्म के आप पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, आप और आपका रिलेटिव दोनों, या फिर किसी ऐसी लीगल कंसल्टिंग फर्म के जिसमें ये PPE, वो पहले तो लीगल कंसल्टिंग फर्म कौन सी होगी, ऐसी फर्म जिसको कम से कम 10% ऑफ टर्नओवर, मतलब कम से कम खुद के टर्नओवर का 10%, मतलब इस लीगल कंसल्टिंग फर्म का आप देखो 10% का बिजनेस इस कंपनी से आता है, इसकी कंपनी और ग्रुप कंपनी से आता है। 10% खुद, मतलब टोटल का 1/10 आप कंपनी और ग्रुप कंपनी से कमाते हो, ऐसी लीगल कंसल्टिंग फर्म है, उस लीगल कंसल्टिंग फर्म के आप एम्प्लॉय, पार्टनर, प्रोप्राइटर हो, आप या आपका एम्प्लॉय रिलेटिव, तो आप आईडी नहीं बन सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड की एक लीगल कंसल्टिंग फर्म है एल एंड एसोसिएट्स। इस एल एंड एसोसिएट्स की जो टोटल इनकम है, इसकी मान लीजिए टोटल इनकम है ईयरली 50 लाख का 10%, दैट इज 5 लाख। 5 लाख का बिजनेस इसको ए लिमिटेड और उसकी ग्रुप कंपनीज देती है ना। और इस लीगल कंसल्टिंग फर्म का ये जो बंदा है ना, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, इसका भाई मिस्टर वाई वो एम्प्लॉई है। आप सोचो कितना बड़ा रिलेशन है। आप या आपका रिलेटिव PPE है अगर किसमें, ऐसी लीगल कंसल्टिंग फर्म में जिसका 10% से ज्यादा का बिजनेस कंपनी से होता है, ग्रुप कंपनी से होता है, तो आप आईडी नहीं बन सकते। चलो ठीक है, नेक्स्ट है दैट पर्सन और एनी ऑफ हिज रिलेटिव शुड नॉट होल्ड टुगेदर। अच्छा देखो, खुद अपने रिलेटिव्स के साथ 2% से ज्यादा का वोटिंग पावर नहीं रख सकता। कंबाइन देखिए, कंबाइन, या फिर आप CEO, आप या आपका रिलेटिव CEO या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। किसका, एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जिसको 25% का टोटल डोनेशन का 25% डोनेशन इसको इस कंपनी या ग्रुप कंपनी से मिलता है, या फिर ये एनजीओ ने 2% और मोर के वोटिंग पावर्स होल्ड कर रखे हैं इस कंपनी और ग्रुप कंपनी में। उस एनजीओ के आप क्या हो, CEO या डायरेक्टर, आप या आपका रिलेटिव, तो आप आईडी नहीं बन सकते। एक ऐसी एनजीओ है जिसकी टोटल डोनेशन का 25% डोनेशन ये कंपनी और ग्रुप कंपनी देती है, और उस एनजीओ के आप CEO और डायरेक्टर हो, आप या आपका रिलेटिव, तो आप उस कंपनी और ग्रुप कंपनी में आईडी नहीं बन सकते। एंड लास्ट, अदर क्वालिफिकेशन आप ऐड कर सकते हो। आईडी की अदर क्वालिफिकेशन तो आपकी मर्जी है, ऐड करो, कितना भी ऐड करो, है ना। इसके अलावा आप चाहते हो कि ऑनेस्टी होनी चाहिए एंड ही शुड बी
डिसिप्लिन्ड, ही शुड फॉलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में और भी बातें ऐड कर सकती है आईडी की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। मतलब 149 तो ये बातें तो कंपलसरी है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी जहां पर आईडी की रिक्वायरमेंट है। इसके एडिशन में कोई कंपनी एग्रीमेंट करके विद द आईडी, ऑब्वियसली आईडी इज डायरेक्टर के साथ आजकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी वहां रखनी पड़ती है हमको रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आप एडिशनल रिक्वायरमेंट भी डालो, नो प्रॉब्लम। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम है, हाँ इतनी सारी मिनिमम। फिर टेन्योर एंड रीअपॉइंटमेंट देख रहे थे कि टेन्योर 5 साल 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स सर्व कर सकता है आईडी, है ना। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है एसआर पास करवा दो, ठीक है। अच्छा, नो आईडी शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive terms। कूलिंग पीरियड, अब देखो मतलब 5 साल एसआर, 5 साल, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड, फिर अगेन आप चलाओ 5 साल एसआर, 5 साल, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड, है ना। इस तरीके से चल सकता है। यस, याद आ रहा है सबको, याद आ रहा है, वेरी गुड। डिक्लेरेशन, ये देखो आईडी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैंने इंडिपेंडेंस को फॉलो करा एज पर 149। कब कब? पहली बोर्ड मीटिंग में जिसमें वो पहली बार एज एन आईडी प्रवेश कर रहा है, देयर आफ्टर हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और जब भी चेंज आए तब 3 बार करेगा। पहली बोर्ड मीटिंग एंट्री के टाइम पे, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग, एंड ऑन एवरी चेंज। क्या डिक्लेयर करेगा कि देखो मैं 149 के अंडर ही हूं, घबराओ मत आप, मेरी इंडिपेंडेंस पे कोई आंच नहीं आई है, आई एम कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 149। रिलेटिव्स को भी मैंने संभाल के रख रखा है, अच्छे व्यवहार है मेरे, कोई नहीं लेगा इतना बड़ा शेयर, किसी के पास पैसा ही नहीं है इतना। गिविंग अ डिक्लेरेशन दैट ही मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। रेम्युनरेशन, देखो इसको है ना ईएसओपीज नहीं मिलते, आईडी को ईएसओपीज नहीं दिए। क्या मिलेगा? फीस मिलेगा, मीटिंग के खर्चे मिलेंगे, मीटिंग में जो भी खर्चे कर दिए इसने वो सब इसको रिएम्बर्स होंगे। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिल सकता है लेकिन मेंबर से अप्रूव कराने के बाद। लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ID shall be held liable for such acts of omission, commission occurred with his knowledge। अगर वो भी इन्वॉल्व है तो उसके लिए लाइबल है, उसकी सहमति से हुए कामों के लिए वो इन्वॉल्व वो लाइबल है, और जहां पर भी उसने लापरवाही दिखाई वहां पर भी वो लाइबल है। रिटायरमेंट बाय रोटेशन, रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होगा। आप रोटेशन के प्रोविजंस लगा के आईडी को निकाल दो, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। तो आप ध्यान रखना जब आप रोटेशनल डायरेक्टर्स पढ़ोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है रोटेशनल डायरेक्टर्स, यहां पर आईडी के ऊपर कोई रोटेशन के प्रोविजंस नहीं लगते, है ना। याद होगा रोटेशनल कितने होते हैं, रोटेशनल कितने होते हैं बच्चों? अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ, रोटेशनल कितने होते हैं, जल्दी बताओ। गलत है निवी, रोटेशनल 1/3 नहीं होते बेटा, 2/3 होते हैं, 1/3 तो रिटायरिंग होते हैं। आप ये देखो टोटल डायरेक्टर्स का 2/3 आर रोटेशनल, और रोटेशनल के 1/3 आर रिटायरिंग, ये चले जाते हैं, इनको जाना ही पड़ता है। फिर इसमें देखा जाता है कि कौन जाता है, जो भी लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस है। और अगर मान लो 2 जने सेम डेट पे अपॉइंट हुए तो म्यूचुअल डिसीजन से चले जाओ, म्यूचुअल डिसीजन नहीं आता तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स। लॉर्ड्स, वेरी गुड, ड्रॉ ऑफ लॉर्ड्स, चिट्ठी निकालते हैं। चलो यार, आज तो मेरा मन टेस्ट ही लेने का हो रहा है, यार तुम्हारा टेस्ट ही ले लूं ढंग से। ये इंपॉर्टेंट है यार, 149 to 160। क्या बोलते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लूं या फिर रिवीजन करवाऊं? बताइए। आईडी मुझे पढ़ाना था, इसके बाद बताइए आप लोग, रिवीजन या फिर क्वेश्चंस पूछूं? दोनों ही कर लो मैम, एक बच्चा बोल रहा है पूछ लो क्वेश्चन, एक बच्चा बोल रहा है रिवीजन। हर्षित तो रिवीजन ही बोलेगा। हर्षित जी, आज आपके दर्शन कैसे हो गए? दर्शन तो हुए ही नहीं है आज, आप कैसे दिख गए क्लास में? कहाँ बिजी था तू हर्षित? अब तो देख, ऐसा क्वेश्चन है जिसका देखो जवाब देना है,
है ना। रिपीट रिपीट मत करवाना, इसका यही काम है। यहीं तक कब था बेटा, दिखता ही नहीं है, 10 दिन से तो कोई नहीं था तू, वेयर, कहाँ थे भाई, ट्रेनिंग ट्रेनिंग चल रही है क्या तेरी भी? चल ठीक है। फिर है ना देखो 150, ध्यान रखना 150 है, आईडी को लाए कहां से, ऐसा बंदा लेकर कहां से आए, इसका एक डेटा मेंटेन्ड है, डेटाबेस 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 मेंटेन्ड है, वहां उस डेटाबेस में अच्छे मतलब सेलेक्टेड डेटा है गवर्नमेंट के पास, तो आप वहां जाकर के आईडी को सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट की जो जिम्मेदारी है ना वो आपकी है, वो डेटाबेस आपके अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी नहीं लेगा। मतलब आप गवर्नमेंट को नहीं कर सकते, कह सकते हो लेटर ऑन कि ये जो आईडी दिया है किस काम का आईडी है, एक नंबर का फ्रॉड बंदा दे दिया आपने हमें। नहीं, यू कैन नॉट कंप्लेन, यू कैन नॉट sue, यू कैन नॉट मेक लाइबल गवर्नमेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है। जस्ट लाइक शादी.com, जस्ट लाइक एनी अदर मैट्रिमोनियल साइट्स, ये सब आपको प्लेटफॉर्म देती है कि देख लो अपना बेस्ट मैच पसंद कर लो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी दे रही है कि ये बंदा एकदम बढ़िया निकलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो आप ये भी, ये जो डेटा बैंक है, डेटा बैंक इज ओनली प्रोवाइडिंग यू द प्लेटफॉर्म कि यहाँ से आकर के आप अपने आईडी को चूज कर सकते हो, दैट्स इट। फिर आता है 151, वेरी इंपॉर्टेंट, एसएसडी। इस एसएसडी का पता है आप, ये देखो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या एक टाइप का कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने का फ्रेमवर्क है क्या? क्या ये इनिशिएटिव लिया है कंपनीज एक्ट 2013 ने? क्या लग रहा है ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने का इनिशिएटिव है? बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि बार बार कंपनीज एक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका है कि हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करा जाए, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने का कंपनीज एक्ट 2013 ने एक प्रोविजन डाला 151। तो आपको है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डायरेक्टर्स के प्रोविजन याद होने चाहिए, इसलिए मैंने ये रिवीजन चालू कर दिया है अभी। अब आज का जो टॉपिक है ना, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, उसमें कुछ सेक्शंस हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, लाइक 186, लाइक 192। तो मेरे को बस एक बार रिवीजन इसलिए करवाना था जिससे आप पढ़ लो तो आपको वहां पर बहुत इजी होगा, सीजी में लिखते टाइम आपको सेकंड थॉट नहीं आएगा कि इसमें क्या था, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि यार अच्छा ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है। तो 151 आप वहां कोट कर सकते हो। एसएसडी है, पहली बात तो स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है? द पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू लेस देन 20,000, 20,000 या उससे कम, 20,000 फिक्स भी चलेगा, 20,000 फिक्स है तो वो भी स्मॉल शेयर होल्डर है। अब करना क्या है कि लिस्टेड, पहली बात तो लिस्टेड कंपनीज मे हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय, मे है मे, इच्छा है इच्छा, स्मॉल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन लगाते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, नोटिस देते हैं, नोटिस, लेकिन वो भी कितने, एक बंदा चला गया, मैं चले गई, मेरे पास 20,000 के शेयर्स है, मैं चले गई कि मेरे को एसएसडी चाहिए, मेरे को मेरा नेता चुनना है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेरा भी एक नेता बैठेगा, क्या मैं, विल इट मेक डिफरेंस? क्या वो मेरी सुनेंगे? क्या लगता है आपको? एक अकेला मैं चले जाऊं, 20,000, मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूँ, मुझे मेरा नेता बिठाना है आपके साथ, पॉसिबल ही नहीं है, भगा देंगे वो मुझे। तो भाई यहाँ पर आपके पास कितने लोग होने चाहिए? एटलीस्ट मोर देन इक्वल्स टू 1,000, मतलब कम से कम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर। लेकिन अगर मान लो कंपनी में टोटल शेयर होल्डर्स ही 500 है, तो फिर स्मॉल कहां से लाएंगे 1,000? टोटल ही 500 है, तो फिर क्या करें? तो फिर बोला 10%, तो फिर 10% ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, 500 में से मान लो 200 है स्मॉल शेयर होल्डर्स, 200 के बाद 20-20 हजार तक की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स है, तो 200 का 10% दैट इज 20 या 20 से ज्यादा लोग ने एप्लीकेशन लगा दी तो स्मॉल शेयर होल्डर नोटिस है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 10% स्मॉल शेयर होल्डर का लिखना, टोटल का मत लिख देना। स्मॉल शेयर होल्डर की पॉपुलेशन निकालो, उसका 10% है, और दोनों में से जो भी लोअर। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1,000 जरूरी नहीं है ना कंपनी में 1,000, वैसे यार लिस्टेड कंपनी में इतने तो होंगे ही, बट स्टिल डाल दिया।
तो नोटिस इज टू बी रिसीव्ड, कम से कम कितने लोग नोटिस करें, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 10% ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। ठीक है भाई। अब लिस्टेड, अच्छा देखो लिस्टेड कंपनीज अपने इच्छा से भी अपॉइंट कर सकती है एसएसटी। क्यों? एक तरीके की नंबर बना रही है। लिस्टेड कंपनीज ने क्या किया, स्मॉल शेयर होल्डर का नेता चुन लिया। क्यों? एक तरीके से परफॉर्मेंस उसकी एथिकली उसकी इमेज बहुत अच्छी हो जाए, दैट्स व्हाई। कि शेयर होल्डर्स आप तो अवेयर नहीं हो आपके राइट्स के लिए, मैंने आपका एक नेता अपॉइंट कर दिया, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके बारे में वो सोचता है ना, तो आप घबराओ मत। फिर है कि भाई नोटिस में क्या क्या होना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात, जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले नोटिस चला जाना चाहिए। किन से? स्मॉल शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले नोटिस देंगे कंपनी को, है ना। नोटिस में नाम, एड्रेस, शेयर्स, फोलियो नंबर। लेकिन जो पर्सन प्रपोज्ड है, जिसको आप एसएसडी अपना नेता बनाना चाह रहे हो, जरूरी नहीं है वो आपका मेंबर हो, तो ये दोनों चीजें उस केस में मत डालो। ठीक है, साइन साइन कर देगा भाई कोई भी। अदर प्रोविजंस देखिएगा। अच्छा, अपॉइंटमेंट होता है 3 साल के लिए, 3 consecutive years। रीअपॉइंटमेंट तो होता ही नहीं है ऐसे डायरेक्टर्स का। क्यों नहीं होता? नहीं होगा यार, ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट की बारी नहीं होगी। क्योंकि यार इसमें क्या होता है, ये ऐसा बंदा है जो एक तरीके से कोई भी बन सकता है। आप देखो, एसएसडी इज द पर्सन जिसको बोला गया है कि मेंबर भी हो चाहे नॉन मेंबर हो, वो भी एसएसडी बन सकता है। यार ऐसा पर्सन फ्रॉड के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो इनको कितना, मैक्सिमम 3 साल, 3 consecutive years सर्व करो, हटो, दूसरा आएगा। ये एक रीजन है कि रीअपॉइंटमेंट होता ही नहीं है इनका। मैम, हाँ जी। मैम जो मैक्सिमम डायरेक्टर का लिमिट होता है 15, उसमें एसएसडी भी इंक्लूड होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओके मैम। चलो, तो रीअपॉइंटमेंट होता नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर वाली आ जाएगी इधर, जो 164 में आप डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ते हो, वो इस पे भी लग जाएगी। अच्छा, अगर आप एसएसटी के बाद आपने आईडी भी डिक्लेयर कर दिया खुद को, है ना, कि मैं तो आईडी भी हूँ, तो ध्यान रखना अगर आईडी की एक भी कंडीशन टूटी तो आप एसएसडी भी नहीं रहो। आप एसएसडी बन सकते हो मैक्सिमम 2 कंपनीज में सेम टाइम, सेम टाइम साइमल्टेनियसली 2 कंपनी संभाल सकते हो आप एज अ एसएसडी। यू कैन बी एसएसडी इन 2 कंपनीज साइमल्टेनियसली। वैकेशन ऑफ ऑफिस है, 164 में डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, 167 में वैकेशन ऑफ ऑफिस आ गया, या फिर 149(6) दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद को डिक्लेयर किया था, अब रही नहीं। ये 151 इतना इंपॉर्टेंट लिस्ट थी ये, इसलिए मैंने आपको 2 दिन का टाइम दे दिया। देख लो, आप संडे हो गया आपके पास, पूरा मंडे हो गया आपके पास, तब जाकर के आप अपन डिस्कस कर रहे हैं 149 टू 160। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखो, फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत। फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। ओपीसी में अगर एक 1% कंपनी है तो वहां पे फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, जो कंपनी का एक मेंबर है वही डीम डायरेक्टर हो जाएगा। ही विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर जब तक कि आप नहीं अपॉइंट कर देते हो कोई और को। तो वो जो द सोल मेंबर ऑफ द कंपनी विल बी डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अदर कंपनी में बात करें तो आर्टिकल्स में लिखा होता है फर्स्ट डायरेक्टर का नाम, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो आर्टिकल्स में तरीका लिखा होता है। देखो, आर्टिकल्स में नाम लिखा हुआ है या फिर आर्टिकल्स में एक प्रोसेस लिखा होता है कि किस तरीके से फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आर्टिकल्स, तो फिर जो आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होते हैं, दे विल बी डीम डायरेक्टर्स। all the subscribers to memorandum will be equals to deemed directors of the company, जब तक कि दूसरे डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर देते हो आप जीएम। फिर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, देखो आप बात ध्यान रखना, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही होता है। कुछ डायरेक्टर होते हैं जो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, कुछ
जैसे कि कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भर देता है, एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड फिल करता है, ऑल्टरनेट को बोर्ड रखता है ना, कैजुअल, एडिशनल, ऑल्टरनेट ये सब बोर्ड करता है। और इनका भी अपॉइंटमेंट मतलब ये लोग थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बोर्ड ने एक बार अपॉइंट करा, जनरल मीटिंग में जाना पड़ता है इनको, फिर जनरल मीटिंग में हम लोग ही इनको नेता बनाते हैं फिर से। सब कुछ कुर्सी का खेल है, सब कुछ। नॉमिनी नहीं बेटा, नॉमिनी जनरल मीटिंग में नहीं होता, नॉमिनी डायरेक्टर तो ट्रिब्यूनल रखता है। देखिए क्या है, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, ये एक जनरल व्यू है। थर्ड डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होता है। आपको याद होगा ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं, जिसमें से एक होता है अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। 4 बिजनेस में से एक होता है, तो यार ये ऑर्डिनरी बिजनेस कहाँ होते हैं, एजीएम में ही तो होते हैं। दैट मीन्स जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है कि इसको अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करना है ना? तो वहां से भी कनेक्टेड है। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, वो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। 152 थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, दिन भी आपको सबमिट करना पड़ता है अगर आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो तो। इसके अलावा कंसेंट फॉर्म देना पड़ता है, कंसेंट फॉर्म बड़ा जरूरी है। जो भी बंदा डायरेक्टर बनना चाहता है वो अपनी कंसेंट फॉर्म देता है, ठीक है ना। डायरेक्टर कंपनी को देता है DIR 2 में, और कंपनी ROC को देती है DIR 12। देख लेना, टाइम लिमिट है कुछ, ध्यान रखना। रोटेशनल, नॉन रोटेशनल भी इसी में ही पढ़ रहे हैं। रोटेशनल बता ही दिया था। देखो देखो सबसे पहली बात तो आर्टिकल्स में प्रोविजन होना चाहिए रोटेशनल, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट। मतलब आर्टिकल्स अगर कहते हैं कि हमारे डायरेक्टर्स, हमारे केवल 10% डायरेक्टर्स रिटायर, रोटेशन से रिटायर होंगे, तो आर्टिकल्स को फॉलो करो। लेकिन अगर आर्टिकल्स आपका कुछ नहीं कहता है तो सारे के सारे डायरेक्टर्स, ऑल द डायरेक्टर्स विल बी रोटेशनल, सब रोटेशनल होंगे सब। या तो आप आर्टिकल में प्रोविजन डालो कि देखो हमारे ना ये MD रोटेशनल नहीं होगा, हमारा ये रोटेशनल नहीं होगा, ये नहीं, ऐसा आप प्रोविजन डालिए। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो ऑल द डायरेक्टर्स विल बी रोटेशनल। ये ना सब जगह, सब जगह आप किसी भी, आज आप यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, आप किसी भी OPC की बात कर लो, किसी भी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी की, सब जगह रोटेशनल डायरेक्टर हर जगह होता है, हर जगह काम है ना। मतलब रिटायर बाय रोटेशन होता है इनका। होते कितने हैं रोटेशनल? 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कम से कम 2/3। टोटल में ID को मत लेना। अच्छा देखो, एडिशनल डायरेक्टर को भी हटा देना। क्यों? एडिशनल डायरेक्टर AGM में तो जाना ही है, कंफर्म है AGM में जाना इसका। इसको अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ नॉर्मल डायरेक्टर, तो इसको आप रोटेशनल में डालो ही मत ना, ये तो वैसे भी जाएगा ही, ये तो वैसे भी जाएगा, तो आप इसको रोटेशनल में काउंट नहीं करोगे। एडिशनल डायरेक्टर का पीरियड ऑफ ऑफिस होता है जिस दिन अपॉइंट हुआ उस दिन से लेकर के नेक्स्ट AGM तक, बस। अब मान लो AGM हुई है 30 सितंबर को और इसका अपॉइंटमेंट हुआ था 1 सितंबर को, तो भैया आपको 30 सितंबर को जाना ही पड़ेगा। आपका रीअपॉइंटमेंट कर देगी अगर मेंबर्स चाहेंगे तो, नहीं तो आपको निकलना ही पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब मेंबर्स अप्रूव करते हैं कि ये एडिशनल को रख लेंगे डायरेक्टर, नहीं तो आपको जाना पड़ता है। तो एडिशनल को हटाओ आप रोटेशनल में से, क्योंकि ये तो वैसे भी जाना ही है। तो दो चीजें, दो हटा दिया आपने। इसके बाद जो भी आए उसका 1/3 आप रिटायर कर दें। रिटायर कौन होगा? लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस। अगर सेम डेट पर 2 लोग अपॉइंट हुए हैं तो एग्रीमेंट करा लो, एग्रीमेंट नहीं होता है तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स करा लो। अपॉइंटमेंट इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये क्या है, हर एजीएम पे जहां पर डायरेक्टर का रिटायरमेंट की बातें चल रही है वहां पर वैकेंसी, मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह कोई और डायरेक्टर आएगा, या तो देखो रिटायरिंग डायरेक्टर कोई रीअपॉइंट कर लो या फिर रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह किसी और को रखो, यही केस बनते हैं। तो केस नंबर 1, कंपनी ने वैकेंसी फिल कर दी, बहुत बढ़िया बात, ये तो सबसे अच्छा हो गया, कंपनी ने वैकेंसी फिल कर दी है, बैठे थे हमारे रिटायरिंग डायरेक्टर, वो चलेगा और कंपनी ने वैकेंसी फिल कर दी, या है ना, मतलब कुछ दोनों में से कुछ भी कर दिया, रीअपॉइंट कर दिया या फिर वैकेंसी किसी और के फेवर में दे दी, दोनों में से कुछ भी कर दिया। केस 1 में दोनों ऑप्शन है, या तो आपने उसी बंदे को रीअपॉइंट कर दिया या फिर आपने किसी उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया, दोनों ऑप्शन। केस 2 है वैकेंसी नॉट फिल्ड अप, आपने कुछ भी नहीं करा, ना तो रीअपॉइंट कर रहे हो ना किसी और को अपॉइंट कर रहे हो, नो रेजोल्यूशन पास नॉट टू फिक्स द फिल द वैकेंसी, मीटिंग एडजर्न हो जाती है, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एंड सेम टाइम इन सेम प्लेस। अब उस एडजर्न मीटिंग में भी क्या हो सकता है, उस एडजर्न मीटिंग में भी वो वैकेंसी फिल ही नहीं हुई, तो फिर देखो उस एडजर्न मीटिंग में वैकेंसी फिल हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, या फिर हमने रेजोल्यूशन रखा था वैकेंसी को फिल कराने के लिए, एक साथ उस एडजॉइंट मीटिंग में क्या क्या हुआ, पहली बात तो वैकेंसी फिल हो गई, बहुत अच्छी बात है, बात ही खत्म। दूसरी बात, हमने ये रेजोल्यूशन पास कर लिया कि ये वैकेंसी फिल ही नहीं होगी, ये वैकेंसी हमें भरनी ही नहीं है, तो ठीक है, एडजॉइंट मीटिंग में हो सकता है ये काम, ये आपकी ओरिजिनल मीटिंग में नहीं हो सकता कि आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया कि मुझे वैकेंसी नहीं भरनी, ये एडजॉइंट मीटिंग में होगा। या फिर तीसरा केस क्या है, आपने ना तो रेजोल्यूशन पास किया नॉट टू फिल अप द वैकेंसी एंड ना वैकेंसी फिल करी, तो फिर क्या होगा, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है ना, रिटायरिंग डायरेक्टर विल बी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड, जो आपका रिटायरिंग डायरेक्टर है उसका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है, वेरी गुड, डेफिनेटली। लेकिन कब नहीं होगा यार, एक बार रिटायरिंग डायरेक्टर से तो पूछ लो, कहीं कोई मना कर रहा हो, है ना, क्या बोल रहे हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर इज अनविलिंग, या फिर वो डिस्क्वालीफाइड है, उस केस में नहीं होगा, या फिर रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट वाज पुट एंड लॉस्ट, हमने रीअपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन रखा था लेकिन लोगों ने मना कर दिया, तो भी वो नहीं होगा, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा उसमें, एंड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट, और वो पास नहीं हुआ, या फिर 162 एप्लीकेबल, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला डायरेक्टर था, इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर पे ये ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजंस नहीं लगते। मैम ये पुट एंड लॉस्ट वाले में क्या होता है? कि आपने रखा और वो पास नहीं हुआ, मतलब शेयर होल्डर्स जो है वो पास नहीं कर रहे उसको। ओके मैम। है ना, तो ये था हमारा ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजंस 152 के। फिर 153 4 5 6 7 8 9 याद करोगे, बहुत छोटे छोटे से। 160 था, राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, मतलब एक तरीके से न्यू डायरेक्टरशिप के लिए प्रपोजल 160 में लगता है, न्यू डायरेक्टरशिप के लिए प्रपोजल 160 में लगेगा कि आपको डायरेक्टर बनना है, नहीं नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एजीएम से 21 दिन पहले नोटिस भेजिए, ओ सॉरी, जो एजीएम से 14 दिन पहले, 14 डेज पहले, एजीएम का नोटिस जाता है 21 दिन पहले, एजीएम का जो नोटिस गया है ना 21 दिन पहले, एजीएम जिस दिन हो रही है उससे 14 डेज पहले, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आप डिसाइड कर लीजिए, 14 डेज पहले तो आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि मैं इस बार डायरेक्टर बनने के लिए प्रपोजल डाल रहा हूँ, कहाँ डाल के आइए, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखिए, कैंडिडेट खुद जाए या फिर द मेंबर इंटेंडिंग टू प्रपोज द कैंडिडेचर, वो पर्सन जिसने हमें रेफर करा, अलॉन्ग विद नोटिस 1 लाख रुपए जमा कराओ, डिपॉजिट नॉट रिक्वायर्ड, डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है, अगर आईडी है वो, अगर एनआरसी ने रिकमेंड करा है तो, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी ने उसका रिकमेंडेशन करा है तो,
डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय बोर्ड इफ कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट है, और अगर एनआरसी नहीं है आपकी कंपनी में तो उसको बोर्ड ने रिकमेंड करा है। बोर्ड का द्वारा रिकमेंडेड डायरेक्टर को 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, एनआरसी द्वारा रिकमेंडेड डायरेक्टर को नहीं है, एंड आईडी आप हो तो भी आपको जरूरत नहीं। डिपॉजिट आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप इलेक्ट हो जाते हो एज अ डायरेक्टर, या फिर आपको कम से कम 25% वैलिड वोट्स मिले थे तो आपका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। अच्छा, अब कंपनी ये 7 दिन, कंपनी को क्या करना है, एजीएम से कम 7 दिन पहले इसको सारे मेंबर्स को बताना पड़ेगा, सारे मेंबर्स को बताएगी। इट विल सर्व इंडिविजुअल नोटिस थ्रू ईमेल टू मेंबर्स हु प्रोवाइडेड देयर ईमेल एड्रेस, और जिन्होंने ईमेल एड्रेस नहीं दिया तो उनको राइटिंग में प्लेसिंग नोटिस और वेबसाइट पे भी रख दो। एक्सेप्शन, इंडिविजुअल नोटिस की जरूरत नहीं है, कब, जब कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट ही दे दिया 2 न्यूज़पेपर में, तो फिर इंडिविजुअल नोटिस देने की जरूरत नहीं। ये था 160, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, याद रखिएगा बच्चों। हाँ शिफाली। मैम जब है ना एनआरसी है हमारे पास, हमारी बनी हुई है कमेटी, और उसके बाद भी बीओडी प्रपोज कर रहा है कोई नेम, तो उस केस में तो उसको है ना 1 लाख सबमिट करने ही पड़ेंगे ना? दोनों केस में नहीं करने पड़ेंगे? नहीं मैम, ऑलरेडी एनआरसी है अपने पास ऐसे नहीं अपने। होगा, हाँ एनआरसी की बात आपको माननी पड़ती है, और नहीं मानते हो तो डायरेक्टर की रिपोर्ट में दिखाओ, बोर्ड ऑफ बीओडी की रिपोर्ट 134 में बताना पड़ता है कि क्यों नहीं मान रहे हो, ओके मैम। है ना। ये सबमिशन, ये तो यार साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कि डायरेक्टर, एनआरसी ने बोला और डायरेक्टर ने दूसरा नाम सबमिट करा, इसमें साफ बोला है, सिंपल लो इस बात को, डायरेक्टर ने रिकमेंड करा है। एनआरसी ने कोई नाम रिकमेंड नहीं किया, एनआरसी कमेटी है हमारे पास बनी हुई ऑलरेडी, और उसके बाद भी बीओडी प्रपोज कर रहा है, तो फिर है ना 1 लाख डिपॉजिट करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? यार बेटा एनआरसी कमेटी है तो ये काम एनआरसी का ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनआरसी कमेटी होते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ करेगा, फर्स्ट ओके मैम। रिकमेंडेशन एनआरसी का ही आएगा। ओके मैम। तो चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल आपके साथ डिस्कस कर लेंगे 161 से लेकर के 170, 161 टू 170 कल का 10 सेक्शंस की लिस्ट है। 161 टू 170 इसमें बड़े बड़े सेक्शन रहने दो यार, सुनो ऐसा करो 5-5 करो, 161 से 165 कर लो, ठीक है ना, 5-5 करते हैं, क्योंकि फिर हमारा सीडी रह जाएगा, ऐसे तो रिवीजन ही होगा। 161 टू 165, चलो डन, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल।